हेलो क्लास, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री यूनिट 5। चलिए स्टार्ट करते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सतह या अंतःपृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? सरफेस केमिस्ट्री। पृष्ठ रसायन क्या होता है? पृष्ठ रसायन में हम लोग सरफेस पर किसी भी सतह पर होने वाली, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, एक ठोस है, तो इसके ऊपर में क्या क्या घटना हो रही है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। या फिर इसके अंदर के लेयर में, इसके ऊपर में या फिर इसके अंदर के लेयर में कौन कौन सी घटना हो रही है, कौन क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में जब स्टडी करेंगे उसको कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है। उसके बाद है सतह। सतह क्या होता है? सतह वही है इसके ऊपर वाला भाग। और क्या है? अंतरापृष्ठ। अंतरापृष्ठ जो दो प्रवस्थाओं के मध्य की सीमा रेखा है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर में द्रव है, नीचे में क्या है? ठोस है। तो इनके मध्य में जो एक सीमा रेखा होगी जो इन दोनों को क्या करेगी? अलग करेगी, वही क्या कहलाएगी? अंतरापृष्ठ कहलाएगी। ठीक है। और जैसे कि ये तो ठोस है ना, और ये क्या है? आपका द्रव। तो इसके ऊपर वाला भाग तो पृष्ठ या फिर सतह कहलाएगा, लेकिन जो उसके अंदर का भाग है क्या कहलाएगा? स्थूल प्रवस्था या फिर बल्क। स्थूल प्रवस्था या फिर क्या कहलाएगा? बल्क। ठीक है। तो यहाँ पे अंतरपृष्ठ या सतह को स्थूल प्रवस्थाओं से अलग प्रदर्शित करने के लिए हाइफन या स्लैश का उपयोग किया जाता है। अंतरपृष्ठ या सतह को स्थूल प्रवस्थाओं से अलग प्रदर्शित करने के लिए हाइफन या स्लैश का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखो, एक ठोस, यहाँ पे है हाइफन गैस या ठोस स्लैश गैस, ठोस हाइफन द्रव या ठोस स्लैश द्रव द्वारा दर्शाया जाता है। चूँकि सभी गैसें परस्पर मिश्रित होती है, इसलिए गैसों के मध्य कोई अंतरपृष्ठ नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे जो सतह होता है उसको अपने स्थूल प्रवस्था से अलग दर्शाने के लिए हम लोग हाइफन का या फिर स्लैश का उपयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखो, जैसे कि ये क्या है? एक ठोस है। ठोस में हम लोग गैस को क्या कर रहे हैं? डाल रहे हैं, है ना। ठोस में गैस को डाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों को अलग दर्शाने के लिए ठोस हाइफन गैस लिखते हैं या फिर ठोस स्लैश गैस ऐसा लिखते हैं। ठीक है। अगर द्रव में, किसी भी द्रव में क्या है, गैस को हम लोग डाले हैं, ठीक है, गैस को यहाँ पे भर दिए हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की तो यहाँ पे अंतराप्रवस्था और स्थूल प्रवस्था, मतलब सीमा रेखा को और उसके अंदर के बल्क को अलग दर्शाने के लिए, इन दोनों में अलग दर्शाने के लिए क्या करते हैं? हाइफन या स्लैश का उपयोग करते हैं। यहाँ पे दो फेज बनेगा, आप लोग देखिए, एक है आपका द्रव और ऊपर में है गैस। गैस जो है कुछ मात्रा में भले ही द्रव में घुल जाएंगे लेकिन पूरी मात्रा में नहीं घुलेंगे, तो यहाँ पे दो फेज बनेगा, एक तो द्रव का बनेगा और सेकेंड है गैस का। तो यहाँ पे जब अंतराप्रवस्था को दर्शाएंगे, मतलब सीमा रेखा को दर्शाने के लिए इसको क्या कैसे लिखेंगे? द्रव हाइफन गैस या फिर द्रव स्लैश गैस, ये है। और देखें तो हमें पता है गैस जो होता है दूसरे गैस में पूरी तरीके से मिल जाता है, तो यहाँ पे अंतराप्रवस्था को दर्शाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को डाल रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी गैस हो, आपस में क्या होते हैं? पूरी तरीके से मिश्रणी होते हैं, मतलब समांगी मिश्र होते हैं उनका, गैसों का। तो क्या होता है? यहाँ पे अंतराप्रवस्था कोई सीमा रेखा नहीं होती है। ठीक है। द्रव और गैस की सीमा रेखा होगी, द्रव में गैस को डाल रहा है तो यहाँ पे अंतराप्रवस्था आएगा आपका, है ना। ठोस और गैस में भी होगा, ये ठोस है तो यहाँ पे गैस को अगर उसमें डाल रहा है तो यहाँ पर भी एक सरफेस आएगा, अंतराप्रवस्था सीमा रेखा आएगा। ठीक है। अब आगे देखो, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग 3 प्रकार की जो घटना होगी उसका अध्ययन करेंगे। पहला है अधिशोषण, सेकेंड है उत्प्रेरण एंड थर्ड है कोलाइडी अवस्था। ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन को, अधिशोषण को। अधिशोषण क्या होता है? एक पृष्ठीय घटना होती है। पृष्ठ मतलब सरफेस पर होने वाली घटना होती है। क्या होता है? किसी पदार्थ मतलब ठोस या फिर द्रव के पृष्ठ पर कोई अन्य पदार्थ के अणु का आकर्षित होना तथा उस पर बने रहने की परिघटना को क्या कहेंगे? अधिशोषण कहेंगे। किसी पदार्थ पर
ठोस या फिर द्रव की सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणु का आकर्षित होना तथा उस पर बने रहने की घटना हमारी कहलाएगी एडजॉर्प्शन। सेकंड परिभाषा है, अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है जिसमें द्रव तथा ठोस पदार्थ की सतह पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं को संतुष्ट करने के लिए अन्य पदार्थ के कण द्रव अथवा ठोस की सतह से अस्थायी रूप से जुड़ जाते हैं, है ना। ये कोई सतह है, ठोस सतह है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिशोषण में आप लोग ठोस भी ले सकते हो, द्रव भी ले सकते हो। यहाँ पे एक ठोस सतह है जिसमें धूल के कण यहाँ से आकर के क्या हो रहे हैं, यहाँ पे आकर के चिपक रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एक अधिशोषण हो जाएगा। किसी ठोस या फिर द्रव सतह पर किसी अन्य पदार्थ के अणु का आकर्षित होना क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। ठीक, परिभाषा को देख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं अधिशोषण का कारण, केस ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये एक ठोस है, तो यहाँ पे ठोस के अंदर में देखो ये क्या है, परमाणुओं से मिलकर के बना है ना। तो यहाँ पे देखो अधिशोषण का कारण देख रहे हैं, और ये क्या है, एक ठोस है। तो हमें पता है ठोस या फिर पदार्थ जो होता है परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। तो इसमें क्या होता है, जो अंदर का भाग होता है, किसी भी ठोस के अंदर का भाग, तो ये इस ठोस के बारे में देखो, इस परमाणु के बारे में देखो, तो ऊपर से ये इसमें बल डाल रहा है, और ये वाला, और नीचे से ये, और इधर से ये, मतलब ये क्या है, ऐसा है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ये बीच वाला परमाणु, और ये सभी जो परमाणु है इस पर क्या कर रहे हैं, बल डाल रहे हैं। यह एक संतुलित बल है, क्योंकि ये ऊपर से बल डाल रहा है और ये परमाणु नीचे से बल डाल रहा है, तो ये तो संतुलित हो गया। साथ में इधर से और इधर से चारों तरफ से बल डाल रहा है इस परमाणु पर, तो ये परमाणु अभी क्या है, संतुलित है। लेकिन अगर ऊपर वाले परमाणु के बारे में देखें तो यहाँ से इसमें क्या होता है, ये है ऊपर वाला परमाणु, तो इसमें इधर से एक बल, इधर से एक बल और इधर से एक बल, लेकिन ऊपर से कोई भी बल क्या हो रहा है, इसमें कार्य नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, नीचे किसी भी ठोस के या फिर किसी भी द्रव के, किसी भी ठोस या फिर द्रव के परमाणु में नीचे वाले परमाणु पर संतुलित बल कार्य करता है, लेकिन सरफेस पर जो परमाणु होता है उसमें एक तरह से असंतुलित बल कार्य करता है। जिस तरह से हमने देखा कि ये परमाणु है उसमें बाएं दाएं और नीचे से तो बल कार्य कर रहा है, लेकिन ऊपर से कोई भी बल कार्य नहीं कर रहा है। तो ये क्या होते हैं, एक तरह से असंतुलित बल का अनुभव करते हैं। तो इस असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए ही कोई दूसरे गैस या फिर द्रव के जो परमाणु होते हैं सरफेस पर आकर के चिपकने लगते हैं, या फिर क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। एक बार फिर से, किसी भी ठोस या फिर गैस में गैस के जो परमाणु होते हैं उसके अंदर के परमाणु संतुलित बल का अनुभव करते हैं, लेकिन सरफेस पर जो परमाणु होते हैं वो असंतुलित बल का अनुभव करते हैं। इस असंतुलित बल को संतुलित करने के लिए ही दूसरे गैस या फिर द्रव के परमाणु सरफेस पर आकर चिपकने लगते हैं। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो क्यों चिपकते हैं, समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे ये असंतुलित बल का अनुभव करते हैं। इसी कारण जो दूसरे गैस या फिर द्रव के परमाणु यहाँ पे आकर के क्या होते हैं, चिपकने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये ध्यान दो, ये सरफेस मतलब सतह जितना बड़ा होगा एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। मतलब जैसे कि देखो ये सतह, जैसे कि ये अभी इतना है, अगर इसको मैं और बढ़ा दूँ, इधर से इधर ले आऊँ, ये और बड़ा हो गया है ना। तो यहाँ पे सतह जो है जितना बड़ा होगा अधिशोषण उतना ज़्यादा होगा। यहाँ पे सरफेस यहाँ पे कम है, इतना ही है, बस इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना बड़ा है, तो यहाँ पे सतह ज़्यादा है तो एडजॉर्प्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं अधिशोषक और अधिशोष्य, एडजॉर्बेंट। अब आगे देखेंगे अधिशोषक क्या है, अधिशोष्य क्या है। तो अधिशोषक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है, ऐसे पदार्थ जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। जैसे कि यहाँ पे एक ठोस है,
तो जो दूसरे गैस या फिर द्रव है इसके ऊपर में आकर के क्या हो जाएंगे, जैसे कि ये गैस है तो ये क्या हो जाएंगे, यहीं पर आकर के चिपकने लगेंगे, है ना। तो जहाँ पर अधिशोषण की क्रिया हो रही है, जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है, जिस पर ठोस या फिर द्रव के पदार्थ आकर्षित होते हैं, क्या कहलाता है, अधिशोषक या फिर एड्जॉर्बेंट कहलाता है। ऐसे पदार्थ जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है अधिशोषक कहलाते हैं, मतलब एड्जॉर्बेंट कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक ठोस है, यहाँ पे कोई गैस आकर के चिपक रहा है तो ये क्या कहलाएगा, ये एरिया अधिशोषक कहलाएगा, एड्जॉर्बेंट कहलाएगा। उदाहरण में है सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, मिट्टी। अब देखते हैं अधिशोष्य क्या है। तो ये एक ठोस है, यहाँ पे कोई गैस या फिर द्रव आकर के यहाँ पे चिपक रहा है तो वो कहलाएंगे, जो यहाँ पे चिपकते हैं, जो अधिशोषक पर जाकर अधिशोषित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य, एड्जॉर्बेबल कहलाते हैं। जो अधिशोषक पर, ये है आपका अधिशोषक, तो जो अधिशोषक पर जाकर अधिशोषित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधिशोष्य कहलाते हैं। जैसे कि इस एरिया पर कोई गैस या फिर द्रव आकर के चिपक रहा है तो जो द्रव या फिर गैस आकर के जो यहाँ पे चिपकेगा वही द्रव या फिर गैस अधिशोष्य कहलाएगा। अधिशोष्य, तो जैसे कि ये है आपका अधिशोषक, जिस पर, मतलब ये नीचे वाला नहीं, मतलब ये ऊपर वाला, क्योंकि सरफेस पर अधिशोषण की क्रिया होती है। नीचे वाला जो एटम है वो, ऊपर वाला जो एटम है वो अधिशोषक, और यहाँ जो गैस या फिर द्रव जो यहाँ पे आकर चिपक रहे हैं बाहर से, जैसे कि धूल के कण हो गए, धूल के कण किसी ठोस सतह पर आकर के चिपक रहे हैं तो धूल के कण क्या कहलाएंगे, अधिशोष्य कहलाएंगे। और जिस सतह पर वो जा कर के चिपक रहे हैं वो कहलाएगा आपका अधिशोषक। धूल के कण अगर इस सतह पर आकर चिपक रहे हैं तो धूल के कण अधिशोष्य कहलाएंगे और यह जो एरिया है वो कहलाएगा अधिशोषक। ठीक, तो ये क्या है, अधिशोष्य, और ये ऊपर वाला जो एटम है वो कहलाएगा अधिशोषक। ठीक, इस अधिशोष्य के उदाहरण है जल वाष्प और गैसें। ठीक, अब देखते हैं अधिशोषण के उदाहरण। तो अधिशोषण के उदाहरण निम्न है। पहला है सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण, चारकोल द्वारा O2Cl2 NH3 गैस का अधिशोषण। इसके अलावा चारकोल जो है हानिकारक गैसों का भी अधिशोषण करता है। तीसरा है शर्करा के जलीय व रंगीन विलयन में चारकोल द्वारा रंगीन पदार्थ का अधिशोषण किया जाता है, जिसके कारण शर्करा जो होता है, मतलब जो शुगर होता है वो कैसा बनता है, सफ़ेद रंगीन बनता है। और है प्लैटिनम द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण किया जाता है। ये है अधिशोषण के उदाहरण। अब देखते हैं धनात्मक अधिशोषण, ऋणात्मक अधिशोषण को। धनात्मक अधिशोषण क्या होता है, ये है आपका अधिशोषक। अधिशोषक मतलब जिस पर अधिशोषण की क्रिया होती है, जिस पर कोई दूसरा गैस या फिर द्रव आकर के चिपकता है, तो ये है आपका अधिशोषक। और हाँ, तो धनात्मक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोषण की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता उसके नीचे वाले भाग की अपेक्षा अधिक होती है तो वो धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता उसके नीचे वाले भाग की अपेक्षा अधिक होती है तब वो धनात्मक अधिशोषण कहलाता है। मतलब यहाँ पे एक ठोस है तो इसकी सतह पर जो अधिशोष्य, मतलब जो गैस या फिर द्रव आकर के चिपक रहे हैं वो सतह पर अधिक चिपक रहे हैं, नीचे में कम चिपक रहे हैं, तो वो कहलाएगा धनात्मक अधिशोषण। और ऋणात्मक अधिशोषण क्या होता है, जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य की सांद्रता कम होती है उसकी अपेक्षा उसके नीचे वाले भाग पर अधिशोष्य की सांद्रता अधिक होती है तो वो कहलाएगा ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक, मतलब जो अधिशोष्य यहाँ पे आकर के चिपक रहे हैं वो यहाँ पे कम चिपक रहे हैं बल्कि नीचे में ज़्यादा चिपक रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक अधिशोषण।
धनात्मक अधिशोषण का उदाहरण है सांद्र KCl का रक्त चारकोल के साथ विलयन। यहाँ पे रक्त चारकोल मतलब अधिक तप्त चारकोल से है। तो सांद्र KCl को रक्त चारकोल के साथ जब हम लोग विलयन तैयार करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है, नीचे में जो चारकोल रहता है तो इस चारकोल की ऊपरी सतह पर मतलब सतह पर क्या होता है, KCl की सांद्रता अधिक होती है। तो इस कारण ये धनात्मक अधिशोषण का उदाहरण हो गया। सांद्र KCl का रक्त चारकोल के साथ विलयन में जो चारकोल होता है, चारकोल के ऊपर की सतह पर ही KCl की सांद्रता अधिक होती है। उसके बाद ऋणात्मक चारकोल में क्या होता है, तनु KCl का रक्त चारकोल के साथ विलयन। तो इसमें जो चारकोल होता है तो इसमें क्या होता है, जो चारकोल के नीचे की तरफ KCl की सांद्रता अधिक होती है। मतलब नीचे वाले भाग में KCl की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। इसी कारण ये ऋणात्मक अधिशोषण का उदाहरण है। यहाँ पे रक्त चारकोल का मतलब अधिक तप्त चारकोल से है, मतलब अधिक ज़्यादा गर्म वाले चारकोल से।